नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो फर्स्ट जो कंपनी के बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए पिछले दिनों में बजाज फाइनेंस के ऊपर एक शानदार तरीके से तेज़ी देखने को मिला था। मैं एक बार चार्ट पैटर्न ओपन कर देता हूँ, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मार्केट एक्चुअली मार्केट पिछले दिनों में जब क्लोजिंग हुआ था, एक शानदार तरीके से मोमेंटम जर्नी करके हाई वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग हुआ था और इसके पीछे एक रीज़न भी था। मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो बना के आपको शेयर किया था कि इसके पीछे अपडेट क्या था। तो चलो सबसे पहले अपडेट आपको दिखा देता हूँ। देखिए अपडेट क्या है, बजाज फाइनेंस आप देख सकते हैं लॉन्चेस डिजिटल एफडी विद द रेट अप टू 8.85%। सोचिए, बैंक सीनियर सिटीजन को 8%, 8.5% के आसपास दे रहा है। उससे भी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी क्या कर रहा है, साढ़े 8.85% के आसपास यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब एफडी का इंटरेस्ट देने वाला है और वो भी क्या डिजिटल एफडी ओपन करने जा रहा है। तो बजाज फाइनेंस को इसीलिए मैं एक बेस्ट कंपनी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट जो है ना, वो हमेशा सोचता रहता है कि कहाँ से पैसा मैं मार्केट से उठा पाऊँ, कहाँ से पैसा मैं मार्केट से उठा पाऊँ और उससे पैसा कमाऊँ। तो जो लोग सोच बोल रहे थे कि जियो फाइनेंस मार्केट में आ चुके हैं तो बजाज फाइनेंस डूब जाएगा, मुझे इसका कमेंट भर भर के आया। एटलीस्ट मेरे कमेंट लिस्ट में 100 से भी ज़्यादा इस तरीके से कमेंट्स आया कि जियो मार्केट में आ चुके हैं तो अभी बजाज फाइनेंस डूब जाएगा। तो उसके लिए बता दूं, बजाज फाइनेंस कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, एक कॉन्ग्लोमेरेट ग्रुप है। जिस तरीके से रिलायंस एक कॉन्ग्लोमेरेट ग्रुप है, उसी तरीके से बजाज भी एक कॉन्ग्लोमेरेट ग्रुप है। अभी कॉन्ग्लोमेरेट ग्रुप क्या होते हैं, जिस कंपनी के अंदर बहुत सारे अलग-अलग सेक्टर का कंपनी है, उसको कॉन्ग्लोमेरेट ग्रुप बोला जाता है। तो बजाज फाइनेंस कोई छोटा-मोटा ग्रुप नहीं है और इस तरीके से न्यूज़ अपडेट आने के बाद पिछले दिनों में एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस आया। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो होगा ही, क्योंकि इस तरीके से अगर न्यूज़ आए तो हर जो व्यक्ति एफडी करना चाहते हैं, देखिए आज इंडिया में यूथ सबसे ज़्यादा है, तो यूथ जनरेशन हमेशा उसका मन में यही सोच रहता है कि मैं फटाफट कैसे कहाँ से बनाऊँ, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे कहाँ से मिले। इसके लिए बहुत सारा वो गलत डिसीज़न भी ले लेते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा ये कंपनी के लिए एक मतलब एक ब्रह्मास्त्र जैसे एक सिचुएशन क्रिएट करेगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर तेज़ी देखने को मिला पिछले दिनों में यही एक कारण की वजह से कि 8.5% का एक 8.5% भी नहीं, 8.85% के आसपास एफडी का रिटर्न देने वाला है और टोटली डिजिटल एफडी होगा। इसमें कोई भी ब्रांच ऑफिस से एफडी लेने का ज़रूरत नहीं है। मान के चलिए आप कोई भी बैंक के माध्यम से, कोई भी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, मतलब इंडियन पोस्ट के माध्यम से भी आप एफडी ओपन करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि बजाज फाइनेंस इसी कारण की वजह से मैं बेस्ट मानता हूँ, इसी कारण की वजह से मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करता हूँ और स्विंग ट्रेडिंग भी जब-जब बनता है तब-तब मैं एंट्री लेता हूँ। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर कहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग बना, वो आपको दिखाऊँगा। उससे पहले कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करूँगा। देखिए, एफएस के पास 24% होल्डिंग था जून 2021 में। बीच में थोड़ा-सा होल्डिंग्स को कम किया और उसके बाद इतना कम नहीं किया कि कंपनी पूरा का पूरा माल बेचकर भाग गए, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो जब भी उन्होंने माल कम किए एफएस ने, उसका फ़ायदा किसने उठाया? डीएस ने उठाया, क्योंकि डीएस के पास 9.5% होल्डिंग था। वो बढ़ के हो चुके हैं कितना? 13.5% के आसपास। तो एक अलग लेवल का होल्डिंग्स परसेंटेज यहाँ पे देखने को मिले और उसी तरीके से पब्लिक्स भी अच्छा खासा होल्डिंग लेके रखा है। तो इस होल्डिंग के कारण क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कंपनी का परफॉर्मेंस देखकर निवेश करना चाहिए। और परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं सितंबर हर साल की सितंबर क्वार्टर आप देख लीजिए, कंटिन्यूअसली सेल्स इंक्रीज होता गया। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और इसी बेसिस में आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिले। कंटिन्यूअसली नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले एक्सपेंस कम करने के बाद। और सबसे जो बेस्ट पॉइंट है इस कंपनी का क्या जानते हैं, वो है एनपीए। कंपनी के एनपीए लगातार घटते चले गए, एक 1.10% चला गया था, आज है 0.31% के आसपास। अभी दिसंबर का रिजल्ट आने वाले हैं, तो दिसंबर के रिजल्ट में क्या होने वाला है वो आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली जो डिलीवरी का परसेंटेज आप देखेंगे तो 40 to 50% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है हर दिनों में। तो चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैंने एक लेवल मेंशन आपको करके दिया हूँ, वो लेवल में ज़रूर इस लेवल के ऊपर ट्रेड लेने वाला हूँ। लेवल कुछ इस तरीके से बने, पहले क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर केड हुआ और फाइनली देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद मुझे इसके ऊपर कोई
ब्रेकआउट कन्फर्मेशन क्लोजिंग कैंडल चाहिए था, मगर ये आज तक नहीं मिला। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे लगता है और एक बार शोल्डर क्रिएट करेगा, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट होने का चांसेस है। देखिए, इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं है, फिर भी हमेशा प्रेडिक्शन करके ही हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। और हाँ, मैं आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो में जितने सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर किसी भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर काम करना है, तो प्लीज़ एक बार आपके रिसर्च और आपका जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके ही काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए, आरबीएनएल के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो अपडेट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप देख सकते हैं आरईसी और आरबीएनएल साइन टू 35,000 करोड़ एमओयू, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एमओयू को कहा जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने किसके साथ डील किया, किसके साथ एमओयू साइन किया? आरईसी के ऊपर। तो आरईसी आप सभी जानते हैं, एक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, और इस कंपनी के साथ बिग डील किया। और मैं जरूर कहूँगा आरबीएनएल, आप देख सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसके बोर्ड में ही लिखा गया है। और रेलवे निगम लिमिटेड आरबीएनएल के साथ बिग डील हुआ। इस डील के कारण कंपनी के ऊपर फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि कोई छोटा मोटा अमाउंट का डील नहीं हुआ, करीबन 35,000 करोड़ के आसपास। ये पहले बता दूं, आरबीएनएल का मार्केट कैप कितना है? 38,000 करोड़ के आसपास। मतलब जितना मार्केट कैप उतना ही टोटल प्राइस का यहाँ पे एमओयू साइन किया गया है। तो एक अच्छी बात है, एक बड़ा डील यहाँ पे साइन किया गया है, और मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, चाहे कंपनी पीएसयू कंपनी क्यों ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा निवेश में नहीं करता हूँ। हाँ, कुछ कैटेगरीज कंपनी के ऊपर मैंने निवेश करके रखा हो, और मेरे हिसाब से आरबीएनएल फ्यूचर में एक बड़ा धमाका कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर 200 वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर भी है। और मैं आपको अगर ऑर्डर बुक आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के ऊपर एज ए ट्रेड रिसीवेबल, मतलब कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला 2023 में। तो टोटल कुल मिलाकर जो प्रोजेक्ट मिला 1100 करोड़ के आसपास, जो पिछले बार कितना था, 950 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब अच्छा खासा कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, और जिसके चलते हैं इंस्टीट्यूशन भी देखिए, जो ना के बराबर होल्डिंग रखे थे, वो भी आज माल खरीदने के लिए बेचैन है। तो कंपनीज के ऊपर एफआईएस, डीएस, पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। हाँ, आप कह सकते हैं कि एफआईएस और डीएस के पास सर उतना ज़्यादा तो होल्डिंग नहीं है, पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी एक पीएसयू कंपनी है। पीएसयू कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन, और वो भी एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन ज़्यादा निवेश नहीं करते हैं। तो रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, उसके बारे में चर्चा करूँ, तो कफ विथ 100 पैटर्न्स बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ तक टारगेट था छोटा मोटा, टारगेट भी अचीव हुआ। और मैंने इसके ऊपर फिर से आपको ये बताया कि फिर से यहाँ पे एक बड़ा सा कप बनने जा रहा है। अगर कप बनने के बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करे और यहाँ पे ब्रेकआउट करे, तो एक बड़ा सा मोमेंटम जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए, आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी के ऊपर एक बड़ी बात क्या है, इस कंपनी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। तो आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर बड़ा सा एक डील यहाँ पे देखने को मिला, आप देख सकते हैं। चलो मैं एडवर्टाइज को स्किप करता हूँ। आप देख सकते हैं आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो राइट्स शेयर, जो राइट्स है, ये दोनों शेयर क्या क्यों किया, जम किया कितना 7% के आसपास, क्योंकि मैनेजमेंट का क्या किया गया, चेंजेस किया गया। देखिए, आप कहेंगे सर मैनेजमेंट का चेंज किया गया तो इसमें शेयर में जम क्यों हो रहा है? देखिए, दो तरीके से मैनेजमेंट होते हैं, एक अच्छा मैनेजमेंट, एक एक खराब मैनेजमेंट। दोनों का मतलब क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे येस बैंक, इसका मैनेजमेंट में किसके, मतलब पूरा दायित्व किसके ऊपर था? पूरा दायित्व, पूरा के पूरा जो इसके ऊपर काम करने वाला जो मैनेजमेंट था, वो राणा कपूर जी थे। और राणा कपूर जी येस बैंक को पूरा के पूरा के डुबा के छोड़ दिया। तो क्योंकि गलत कॉर्पोरेट को लोन दिया, और लोन देने के कारण वो येस बैंक कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुके हैं आप जानते हैं। 400 से 4 रुपया तक जर्नी किया, मतलब इतना बड़ा करेक्शन दिखाया सिर्फ राणा कपूर, मतलब मैनेजमेंट के कारण। तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम इशू हुआ था, तो मैनेजमेंट चेंज किया गया, उसके कारण शेयर में एक मैसिव जंप देखने को मिला। मतलब इन्वेस्टर को पता है, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होता है ना, इस सारी चीज़ों को मैं इसीलिए दिखाता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से है, उस मैनेजमेंट के कारण कंपनी का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप कहेंगे सर आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर तो शानदार जर्नी हुआ। देखिए, जर्नी इसीलिए हुआ क्योंकि हर रेलवे कंपनी भाग रहा था। तो एक एक सेंटिमेंट क्रिएट हुआ कि रेलवे कंपनी हर भाग रहा है, तो आर्कॉन को क्यों नहीं भगाया जाए।
तो इसको भी भगाया गया और अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। तो कहने का मतलब है कि आपको ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर बात करूँ, तो मार्केट कैप देखिए अभी भी 17,400 करोड़ है, छोटा-सा कंपनी है। आरओसी, आरओई, पीबी रेशियो, पी रेशियो सब कुछ आपको ठीक-ठाक देखने को मिलेगा। डेप्थ भी कम है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। सबसे मज़ेदार बात क्या आप जानते हैं? कंपनी का सेल्स का ग्रोथ। देखिए 2020 में 1000 करोड़ का सेल्स था, 2021 में 1100 करोड़ का सेल बना, 2022 में 2200 करोड़ का सेल्स बना और 2023 में करीबन 2900 करोड़ के आसपास सेल देखने को मिला। तो एक अच्छा खासा सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले हैं। उसी तरीके से नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो 84 करोड़, 126 करोड़, 174 करोड़ और 251 करोड़। तो मैनेजमेंट उतना भी बुरा नहीं था कि कंपनी के ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम आए। हाँ, अभी देखना है कि मैनेजमेंट का जो चेंजिंग किया वो किस डिपार्टमेंट में था, किस कैटेगरीज में था। बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट में बहुत अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर मैनेजमेंट का लोग रखा जाता है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन और एफएसजीएस सबके पास होल्डिंग्स है। तो मेनली देखा जाए तो एफएस के पास सिर्फ 2% होल्डिंग था, आज वो बढ़ के 4% हो चुके हैं। मगर डीएस के पास आज भी होल्डिंग उतना ज़्यादा नहीं है। डीएस इस कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, बाकी पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, इस कंपनी के ऊपर आप अगर आपको काम करना है तो एक बार खुद के रिसर्च और एनालिसिस जरूर करना पड़ेगा। अभी देखिए इसके ऊपर एक बड़ा सा अपडेट देखने को मिले, एक बड़ा सा टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखने को मिले। ध्यान देना इस चीज को कि टेक्निकली चार्ट पैटर्न किस तरीके से बने। तो एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट हुआ आपके सामने, मैं इसको बना के दिखाऊंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे होल्ड किया। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक कप बना। तो कप किस तरीके से बना, इस तरीके से बड़ा सा एक कप बना। उसके बाद देखिए छोटा सा एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो फाइनली हैंडल होने के बाद उसके बाद देखिए ब्रेकआउट चाहिए मुझे। तो ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ, एक्चुअली ब्रेकआउट इस जगह पे हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन कहाँ पे हुआ, इस जगह पे कंफर्मेशन हो चुके हैं। तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। और इसको आप और एक पैटर्न भी बोल सकते हैं और एक पैटर्न भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से कप के बाद 2 बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और इस जगह पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद जो टारगेट निकल के आ रहा है, मैं अगर डाउन साइड से टॉप लेवल तक मार्किंग करूँ और इसको यहाँ पे बिठा दूँ, तो कुछ इस तरीके से टारगेट निकल के आ रहा है 26% के आसपास। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो गया, तो इस जगह पे अगर ब्रेकआउट होता है क्या इस लेवल में एंट्री होना चाहिए? ऑब्वियसली मैं इसके ऊपर एंट्री लूँ, मेरा एंट्री ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पे करेक्शन भी हो सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे टारगेट भी हो सकते हैं। तो देखिए छोटा सा एक रेंज बना है। मैं जरूर कहूँगा इस तरीके से जब भी कोई पैटर्न्स बने आपको करना क्या है, अगर मान के चलिए 100 क्वांटिटी आप ट्रेड करने वाला है, तो 50 क्वांटिटी यहाँ पे एंट्री लीजिए और करेक्शन होने के बाद इस लेवल में आने के बाद और 50 क्वांटिटी ऐड कर दीजिए। तो 100 क्वांटिटी का आपका एवरेज हो जाएगा। तो मैं इसी तरीके से काम करता हूँ और मेरा टारगेट यहाँ से यहाँ तक है, तो 26% के आसपास। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और मैंने जो इस ट्रेड आपको सिखाया हो, ये सिर्फ के सिर्फ एजुकेशन पर्पज में है। अगर आपको इसके ऊपर एंट्री लेना है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर लीजिएगा। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। मैं सिर्फ आपको सारे पैटर्न्स किस तरीके से यूज किया जाता है वो मैं सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कोचिन सीपर्ड लिमिटेड, जो एक गवर्नमेंट कंपनी है। ये भी एक पीएसयू कंपनी है। इसके ऊपर बहुत दिनों से अपडेट आने वाले थे, फाइनली अपडेट आ चुके हैं। हर एक के बदले कंपनी आपको 2 शेयर देने वाला है, क्योंकि स्प्लिट हो जाएगा इसका 10 तारीख को। 10 तारीख को आपको एक के बदले 2 शेयर मिलेगा, 10 का फेस वैल्यू 5 बन जाएगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। विद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।